नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राय बहादुर भौतिक के प्रोफेसर थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेवा देने के बाद रिटायर हुए तो कुछ समय शांति से बिताने अपने पुश्तैनी गांव, जो हिमाचल के कांगड़ जिले में था, मैं अपनी इकलौती बेटी शर्मिता के साथ आ गया। शर्मिता एक सुंदर लड़की थी जो दिल्ली में ही फ्रीलांस पत्रकार थी। इसके अलावा वो एक एनजीओ से भी जुड़ी थी। वो भी गांव देखना चाहती थी, इसलिए खुशी से तैयार हो गई। राय बहादुर ने पहले ही बंगले की देखरेख को एक नौकर रखा था। उसने साफ सफाई करवा दी थी। उनके गांव का नाम काटला था। पहले दिन थकान के कारण दोनों ने आराम किया। फिर दूसरे दिन सुबह शर्मिता ने गांव घूमने की सोची। जब वो निकल रही थी तब उसने एक नौजवान लड़के को आते देखा, जिसके हाथ में एक बर्तन था। उसने उसे नमस्ते किया और बर्तन पकड़ा दिया। शर्मिता ने पूछा, ये क्या है? उसने बताया कि शंभू, जो उनका नौकर है ना, दूध की व्यवस्था करने को कहा था। उन्होंने काफी भैंस पाल रखी है और डेयरी चलाते हैं। पूरे गांव में जाता है उनका दूध। शर्मिता को उसकी सादगी अच्छी लगी और उसने उससे बर्तन ले लिया। उसने उसका नाम पूछ लिया तो उसने अपना नाम संजू बताया। शर्मिता ने उसे घूमने योग्य जगह बताने को कहा। उसने देवी माँ के प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर के नाम लिए। अचानक उसने कुछ सोचकर कहा, मैडम, आप उस पुराने कुएं के पास मत जाना, वहाँ कोई नहीं जाता। कैसा कुआं, जरा बताओ तो। शर्मिता का पत्रकारी दिमाग जिज्ञासु हो गया। अरे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जंगल में है वो कुआं। कहते हैं एक डायन थी जो मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे पकड़कर सूखे कुएं में ढकेल दिया और कुएं को बंद कर दिया। जब कुछ दिन बाद कुएं को दोबारा खोला गया तो वो ताजा जल से भरा हुआ था। सभी खुश हुए, लेकिन जब उस कुएं का पानी पिया तो वो बीमार हो गए। तब मेरी माँ, जो तंत्र मंत्र जानती थी, उन्होंने उस कुएं का बुरा प्रभाव समाप्त कर दिया और सबको हिदायत दी कि उसका पानी ना पिए, अन्य कामों के लिए उपयोग कर लें। उस समय मैं छोटा था, लेकिन ये घटना मुझे याद है। हम लोग जानवरों को नहलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और भूलकर भी नहीं पीते। बात खत्म करते हुए संजू ने कहा, ओ ये बात है, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? शर्मिता को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था, पर वो सारी रिसर्च करना चाहती थी। क्यों नहीं, अभी मैं तो दूध देने बाजार जा रहा हूँ, पर जब वापस आऊँगा तब लेकर चलूँगा। शर्मिता ने हामी भर दी और गांव के दर्शन को चली गई। जहाँ शहर में गंदगी के ढेर लगे होते हैं, उसके विपरीत गांव बहुत साफ सुथरा था और सभी लोग अपने काम में लगे थे। शर्मिता को बड़ा अच्छा लगा जब तक संजू भी आ गया। बात करते हुए दोनों संजू के घर की तरफ चले। संजू ने बताया कि उसका पूरा नाम संजय चौधरी है और उसने यूनिवर्सिटी पालमपुर से BCA कर रखी है। वो गांव में खेती बाड़ी व्यवस्था को सुधारना चाहता था। नौकरी में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। उसने गांव में दूध की डेयरी खोल ली। उसकी माँ खेती बाड़ी करती और सब्जी भी उगाती और शहर बेच आती। किसी तरह उसने संजू को पढ़ाया था। अब उनकी जिंदगी चैन से गुजर रही थी। बातों बातों में घर आ गया। संजू का घर स्टील से बना था, दीवार मिट्टी की बनी थी और उन पर चौक से मनोहारी डिजाइन बनाए गए थे। शर्मिता को बहुत पसंद आए। संजू की माँ कांता रसोई में दाल चावल बना रही थी। उसने शर्मिता का स्वागत किया और लस्सी पीने को दी। शर्मिता ने कुएं का राज पूछा तो कांता ने उसे बताया कि कुएं में डायन की आत्मा अभी भी भटक रही है
अगर कोई 3 बार अंजूरी भरकर कुएं का पानी पिए, जगत पर बने गड्ढे में अपनी इच्छा लिखकर फेंक दे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। शर्मिता को यकीन नहीं हुआ पर बोली कुछ नहीं। कांता ने उसे खाना खिलाकर ही विदा किया। संजू उसे घर तक छोड़ने गया। शर्मिता बहुत खुश थी। उसे संजू अच्छा लगने लगा। शर्मिता ने राय बहादुर को डायन वाली बात बताई तो वो कहने लगे कि पहले गांव की कुछ औरतों को डायन के शक में जिंदा जला दिया जाता था। कई बेकसूर औरतों को जिंदा चुनवा दिया जाता था। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे अगर बीमार पड़ते थे तो डायन की वजह से ही ऐसा हुआ माना जाता था। मगर डायन की एक रिवायत है, सच्चाई से जिनका वास्ता नहीं है। शर्मिता भी ऐसा मानती थी पर वो संजू से मिलना चाहती थी, इसलिए किसी न किसी बहाने उसके घर पर पहुंच जाती थी। कांता उसे देसी जड़ी बूटियों के बारे में बताती थी और स्पेशल हेर्बल टी जो उसने खास तौर पर बनाई थी वो भी पिलाई। संजू ने उसे पूरा गांव घुमा दिया था पर कुएं के दर्शन नहीं करवाए। एक शाम को शर्मिता दिल कैड़ा करके उस कुएं की तरफ गई। अभी थोड़ा झुटपुट था। गांव के लोग अपने जानवरों को खाना पीना दे रहे थे। कुएं की जगह पक्की थी। एक लंबी जंजीर के साथ एक छोटी सी बाल्टी बंधी हुई थी। घनी झाड़ियों के कारण कुएं के पास अंधेरा छा गया। शर्मिता धड़कते दिल के साथ कुएं की ओर बढ़ी तो लगा जैसे झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई और किसी के हंसने की आवाज आई। हिम्मत करके कुएं में झांकने लगी। पता नहीं क्या जानना चाहती थी पर अचानक बाल्टी सर सर करके जंजीर सहित कुएं में गिर गई। शर्मिता डर गई और भागने लगी। भागते हुए उसका पैर पूरी तरह मुड़ गया पर दर्द को पीकर किसी तरह चली। झाड़ियों के बीच उसे किसी के हंसने की आवाज आई तो वो उस दिशा की तरफ चली। झाड़ियां हटाकर देखा तो सन रह गई। संजू किसी लड़की को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। चंपा, आज तुम बड़ी देर से आई। शर्मिता के कान जल उठे। अच्छा जी, अब हमारी शादी होने वाली है, फिर भी तुम यूं ही बुलाते रहते हो। अब चलो, किसी ने देख लिया तो क्या, हम शादी करने वाले हैं ना, फिर क्या डरना। चलो हटो, जाने दो। आगे उससे सुना नहीं गया और वो घर की ओर दौड़ गई। घर जाकर लेट गई। खाना भी नहीं खाया। मन ही मन वो उसे चाहने लगी थी। आखिर संजू ने उस चंपा में क्या देखा। वो गांव की गंवार लड़की और मैं पढ़ी लिखी खूबसूरत, क्या नहीं है मुझ में। संजू की माँ मुझे कितना चाहती है। कल मिलने जाऊंगी और अपने मन की बात बता दूंगी। सोचते हुए वो नींद की आगोश में चली गई। सुबह अपना सबसे अच्छा पिंक सूट डालकर संजू के घर चली गई। उसके घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने वाली थी कि उसने अपने कान से सुना। उसने अपने कान सटा दिए। संजू की आवाज थी, वो शर्मिता, मैं उससे बस बात करता हूँ। जानता हूँ वो मुझे पसंद करती है पर मुझे वो पसंद नहीं। कांता और चंपा के खिलखिलाने की आवाज आई। वो शहरी लड़की तो मेरे संजू पर लट्टू हो गई है। बेचारी क्या करे, दिल के हाथों मजबूर है। हाँ, मेरे पास रोज आती है और बहाने से तेरे बारे में पूछती रहती है। कई बार तेरी फोटो को देखती रहती है। बेचारी। शर्मिता एक पल भी ना रुकी और दौड़ती हुई चली गई। बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोते हुए उसके आंसू भी सूख गए। क्या समझता है वो अपने आप को। संजू को बताऊंगी मैं कि कितनी बड़ी गलती की उसने। मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अब उसे शाम का इंतजार था। जैसे ही शाम हुई, पिता को बोल उस कुएं के पास चली गई। आज उसे कोई डर नहीं लगा। बाल्टी से पानी लेकर 3 बार पिया और कागज पर कुछ लिखा और गड्ढे में डाल दिया। अब आएगा मजा, मैं हंसूंगी और तुम सब रोओगे। घर आकर चुपचाप लेट गई। सुबह दूध देने संजू को ना देखा। राय बहादुर ने दूसरे लड़के को पूछा जो डेयरी में काम करता था। उसने बताया कि संजू को कल से तेज बुखार है। खिड़की की ओर से ये सब सुन रही शर्मिता के होठों पर कुटिली मुस्कान खिल गई। राय बहादुर ने दूध लिया और शंभू को आवाज देकर कहा, मेरा सामान तैयार कर दिया ना? जी साहब, गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है शर्मिता बेटा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 1 हफ्ते में लौट आऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। जी पापा, अगले संडे को मैं भी शिमला जाऊंगी। मेरे कुछ दोस्त वहां आ रहे हैं।
राय बहादुर चले गए तो शर्मिता ने अपना आर्टिकल पूरा किया और छपवाने भेज दिया। पूरे दिन गुनगुनाती रही और गाने सुनती रही। अपने आप को बड़ा हल्का फील कर रही थी। रात को शंभू से अपना मनपसंद खाना बनवाया। अगले दिन संजू के घर पहुंच गई। कांता और चंपा बहुत दुखी होकर संजू के पास बैठी थी और संजू मानो एक दिन में ही बूढ़ा हो गया चारपाई पर पड़ा था। पास में दर्जनों जड़ी बूटियां रखी हुई थी। अब कैसा है संजू आंटी? ठीक नहीं है बेटा, बुखार उतर नहीं रहा, सब उपाय कर लिया, पता नहीं क्या हुआ है, डॉक्टर भी देख गया है, ठीक हो जाएगा ये। अच्छा मैं चलती हूँ, कहकर मन में जहरीली हंसी हंसते हुए शर्मिता बाहर निकल गई। बस 2 दिन और फिर पीड़ा से मुक्त। अगले दिन संजू की तबीयत और खराब हो गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शर्मिता को अगले दिन जिस खबर का इंतजार था वो नहीं आई। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे सर में दर्द महसूस हुआ और नस तड़कने लगी। सो उसने एक पेन किलर खा लिया और लेट गई। सीधा ही नींद आ गई। सपने में उसे एक डरावनी औरत जिसके बिखरे बाल, बड़े नाखून और एक ही आंख थी नजर आई, जो भयानक आहट कर कर बोल रही थी, अगला नंबर तेरा है। शर्मिता झटके से उठ बैठी। उसका पूरा बदन पसीने में डूबा हुआ था। उसने उठना चाहा पर टांगों ने साथ नहीं दिया। वो छटपटाई मगर उठ नहीं पाई। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर मुंह से आवाज ना निकली। ये मुझे क्या हो गया? पापा प्लीज आ जाओ। शर्मिता की आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो पूरे दिन बाहर नहीं निकली तो शंभू ही अंदर गया। उसकी हालत देख उसने जल्दी से राय बहादुर को कॉल कर दी। राय बहादुर घबराकर फ्लाइट लेकर आ गए। वो अपने साथ डॉक्टर भी लाए थे। डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि सब ठीक हो जाएगा, दवाई लिख दी है। शाम तक शर्मिता को बुखार आ गया। उसके पोर पोर दुख रहे थे। लाचार होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसके कमरे में कांता आई। कैसी हो बेटी? उसने पूछा। शर्मिता ने कहना चाहा पर आवाज न निकली। घबराओ नहीं, 3 दिन के बाद पीड़ा से मुक्त हो जाओगी। शर्मिता की आंख डर से चौड़ी हो गई। मुझे कैसे पता चला? अरे उस डायन को मैंने ही तो कैद किया था। जब संजू का बुखार नहीं उतरा तो मैं समझ गई कि इस पर काला जादू किया है किसी ने। मैं समझ गई। और जब तू हाल पूछने आई तब जरा भी दुखी नहीं लग रही थी। बस मैं कुएं पर गई, गड्ढे से वो पर्ची निकाली जिसमें तूने संजू की मौत लिखी थी। मैंने उसमें से संजू का नाम मिटाकर तेरा नाम लिख दिया। अब वो बिल्कुल ठीक है। कहो कैसी रही? शर्मिता बस गूंगू कर कर रह गई। तूने मेरे बेटे को परेशान किया अपने बदले की भावना के चलते। अब डायन रूपी मौत तेरे पास आ रही है, मगर धीरे धीरे। तभी राय बहादुर अंदर आए तो कांता कहने लगी, ना जाने क्या हो गया है फूल सी बच्ची को, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना इसका। कांता चली गई और शर्मिता पथराई आंखों से अपनी ओर बढ़ती डायन की आत्मा का इंतजार करने लगी। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी और कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। मीरा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर वरुण अपने ऑफिस चला गया। मीरा उसे बाहर तक छोड़ने गई और मुस्कुराते हुए बाय बोला। फिर वो बालकनी में आकर नीचे कार में जाते हुए वरुण को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया। मीरा एक मीडियम कद की, गोरा रंग, गोल चेहरा और लंबे बाल वाली खूबसूरत लड़की थी। उसकी गहरी नीली आंख बहुत खूबसूरत थी। वहीं वरुण गेहुअन रंग और लंबे कद का सामान्य नैन नक्श वाला लड़का था। मीरा को वरुण पहली बार एक मॉल के बाहर मिली थी। उस दिन मीरा को बहुत देर हो गई थी और वो अकेले ही अपने रूम पर जा रही थी। तब वरुण ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सुरक्षित घर पहुंचाया था। मीरा को वरुण की यही बात पसंद आ गई थी और तब से वो जानबूझकर उस रास्ते पर देर रात तक रुकने लगी थी
ताकि वरुण से मिल सके। वरुण साफ दिल का था और समझदार भी। मीरा का इशारा वो काफी अच्छे से समझ रहा था। एक दिन उसने मीरा से पूछ ही लिया, तुम्हें मैं पसंद हूँ ना? तब मीरा ने पहली बार उसे गले लगाकर अपनी सहमति का एहसास दिलाया था। उसके बाद से दोनों अक्सर मिलने लगे थे। वरुण और मीरा दोनों ही नौकरी करते थे। वरुण बैंक में जॉब करता था, वही मीरा एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं था। वरुण के माता पिता उसकी नौकरी लगने के 2 महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, जबकि मीरा हमेशा एक अनाथ आश्रम में रही थी और कुछ समय से एक रूम लेकर रहने लगी थी। वक्त के साथ साथ मीरा और वरुण एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। व्यवहार में दोनों ही एक दूसरे से एकदम उल्टे थे। वरुण बात बात पर नाराज होने वाला था और मीरा हमेशा मुस्कुराने वाली थी। जो प्यार मीरा को कभी नहीं मिला था, वो वरुण में पाकर उसके गुस्से को भी वो साहस स्वीकार कर चुकी थी, जबकि वरुण अकेलेपन से कठोर हो चुका था। और अब जब कोई ऐसा उसके पास था जिस पर उसे भरोसा था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, तो वो जैसा चाहे उसके साथ रहता था। दोनों को साथ में 2 साल हो चुके थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे। और एक दिन वरुण ने मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मीरा वरुण से प्यार करती थी, मगर शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार नहीं थी। सो उसने वरुण को साफ शब्दों से सारा सच कह दिया। उस दिन मीरा ने 2 साल में पहली बार वरुण को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था। वो जब भी गुस्से में होता मीरा को डांट दिया करता, मगर उस दिन उसने मीरा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। आखिर वरुण की जिद के आगे मीरा को हार माननी पड़ी और साधारण तरह से दोनों की शादी हो गई। उनकी शादी के कुछ ही समय बाद वरुण का तबादला हो गया और 3 महीने पहले वो नए शहर में आकर रहने लगे। यहाँ वरुण की खास जान पहचान हो गई थी, मगर मीरा घर से कम ही निकला करती थी। केवल जरूरी खरीदारी के लिए बाहर निकलती और फिर वापस अपने घर आ जाती। वरुण से वो कहती बाहर निकलने या जॉब करने के लिए कहती तो वो मना कर देता, ये कहकर कि वो अपनी जिंदगी में सुकून चाहता था। शाम हो चुकी थी और मीरा वरुण का इंतजार कर रही थी। सुबह तो वो जल्दी आने को कहकर गया था, मगर उसे रोज से भी ज्यादा देर हो गई थी। रात के करीब 8 बज रहे थे जब वरुण घर आया। उसके चेहरे पर काफी खूनी खून लगा हुआ था। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी और होठ खून से सने हुए थे। वरुण जब मीरा ने उसे देखा तो उसके दर्द से उसकी भी चीख निकल पड़ी। कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम चिंता मत करो, बस ये सब साफ कर दो। उसका इशारा चेहरे की चोट और इधर उधर लगे खून के और था। मीरा भागकर सारे फर्स्ट एड का सामान लेके आई और हल्के हाथों से वरुण का चेहरा साफ करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उसने वरुण को कमरे में लेटा दिया और खुद उसके पास ही बैठ गई। कैसे हुआ ये? मीरा ने चिंता से पूछा। कहा ना एक्सीडेंट था, तुम जाओ यहाँ से, आई नीड सम रेस्ट। वरुण ने साफ लहजे में कहा तो ना चाहते हुए भी मीरा को वहाँ से जाना पड़ा। वो बाहर बालकनी में टहल रही थी और वरुण के बारे में सोच रही थी। ना जाने क्यों वरुण ने जो कहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ तो है जो वरुण छुपा रहा है। मीरा ने नतीजा निकालने के अंदाज में कहा। कुछ देर बाद उसने देखा वरुण सो चुका था। तब वो उसके पास जाकर बैठ गई और उसे गौर से देखने लगी। 2 हफ्ते बीत गए। उस दिन दोनों की शादी को 6 महीने हो रहे थे और मीरा उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती थी। साथ ही वो वरुण को भी सरप्राइज देना चाहती थी। वो शाम के 5 बजे का समय था। उस दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई थी, बल्कि कभी कभी बारिश हो सकती थी। मीरा तेज कदमों से जरूरी सामान की खरीदारी करती हुई एक मॉल में पहुंची और वहां से अपने और वरुण के लिए कुछ कपड़े खरीदे जो रात को केक काटने से पहले जबरदस्ती पहनाने को कहती। बाहर निकलकर मीरा ने देखा बारिश का मौसम हो चुका था। ठंडी हवा उसे बहुत आराम दे रही थी। वो एक पार्क में पहुंच गई और अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखकर ना चाहते हुए भी
वहाँ लगी एक ब्रेंच पर बैठकर हवा को महसूस करने लगी। तभी उसे लगा जैसे हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरा है। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और चारों तरफ देखने लगी, मगर उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। पर वो जानती थी कि वहाँ कोई है। अब तक वो हवा के भवंडर के बीच गिर चुकी थी। आखिर क्या चाहते हो तुम? मीरा ने सिसकते हुए पूछा। वही जो हमारा है, कहते हुए एक नौजवान उस भवंडर से बाहर निकला। भवंडर बंद हो चुका था। वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भरम है कि वो तुम्हारा है, मीरा ने कहा। देखिए आप जिद ना करें, यदि महाराज आएंगे तो आपकी जिद नहीं चल पाएगी। उस नौजवान ने सामान्य मीरा को धमकी दी। तुम बताओगे अपने महाराज को? तुम बताओगे? जा पाओगे तुम यहाँ से? मीरा ने कड़वी मुस्कुराहट से उसे देखते हुए कहा। मैं नहीं तो कोई और ही सही, एक न एक दिन महाराज आप तक पहुंच ही जाएंगे, उस नौजवान ने कहा। शाम को वरुण ने अपने घर का दरवाजा खोला जो कि लॉक था। वरुण ने अंदर जाकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे चिंता होने लगी थी, आखिर मीरा कहाँ गई और घर में इतना अंधेरा क्यों है। उसने लाइट ऑन की और लाइट ऑन करते ही मीरा भागकर उसके गले लग गई और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। और कुछ देर तक यूं ही उसके गले लगी रही। ये क्या बचपना है मीरा, ऐसे अंधेरा करके और दरवाजा लॉक करके मुझे डरा कर तुम मुझे 6 मंथ एनिवर्सरी विश कर रही हो, वरुण ने नाराज होते हुए कहा। तो मीरा का चेहरा उतर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में ही गायब हो गई और वो किसी बच्चे की तरह मुंह लटकाए फर्श को घूरने लगी। अच्छा सॉरी कहकर वरुण ने उसे गले लगा लिया और फिर केक काटने के बाद उसने मीरा के चेहरे पर ढेर सारा केक लगा दिया। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद मीरा ने डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा दिया और वरुण को खाना परोसने लगी। वो खा रहा था और मीरा गौर से उसे देखे जा रही थी। वो चेहरे से तो मुस्कुरा रही थी, मगर अभी तक वो शाम को हुई घटना को भूली नहीं थी। रात को वरुण सो चुका था और मीरा उसे ही एक टक देखे जा रही थी। वो उसे देख रही थी मगर सोच कुछ और ही रही थी। नहीं, तुम उनमें से एक ही नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं, मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं किसी में से भी एक नहीं हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, वरुण ने कहा। तो मीरा सपक गई। अगले ही पल वरुण ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे कसकर गले लगाकर सोता रहा। मीरा को समझ आया उसने नींद में ही उसकी बातों का जवाब दिया था। वो सो रहा था। इसका बड़बड़ाना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक करवाएगा, मीरा ने उसे प्यार भरे गुस्से से कहा। सुबह का सूरज निकल आया था। सुबह का वक्त था। मीरा और वरुण दोनों ही साथ बैठे हुए थे। वरुण 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मीरा उसके न्यूज़पेपर को घूर रही थी। मानो उसका बस चलता तो वो उस न्यूज़पेपर को घूर घूर कर ही आग लगा देती। अब क्या एक एक शब्द रटना है तुम्हें, मीरा ने क्रोध होते हुए वरुण से कहा। वरुण ने न्यूज़पेपर से आंख उठाकर मीरा को घूरा। नहीं नहीं, रटो रटो, अच्छा रहता है न्यूज़पेपर पढ़ना, ही। मीरा घिनघिनाने के लहजे में निकली हंसी हंसते हुए किचन में चली गई। कभी कभी तुम भी इसकी शक्ल देख लिया करो, उतना भी खूबसूरत होता है, वरुण ने हॉल में बैठे ही मीरा से कहा। मीरा ने वरुण को चाय का कप पकड़ाकर और खुद नाराज हंसी हंसते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। पहले पन्ने पर छपी खबर को देखकर वो सकते में आ गई। पार्क के पास एक युवक की सर कटी लाश बरामद हुई थी, जिसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं मिली थी। मीरा अचानक से उठी और वरुण को नहाने जाने को बोलकर खुद किचन में खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी तो अचानक ही उसकी नजर वरुण की शर्ट पर पड़ी जो वो शाम को पहने हुए था। उस शर्ट पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। वरुण, ये सब क्या है? मीरा ने शर्ट वरुण के सामने पटकते हुए पूछा। वो उस वक्त अपने मोबाइल में व्यस्त था। आंख ठीक है ना तुम्हारी? शर्ट है मेरी, और क्या? वरुण ने कहा। शर्ट पर ये खून के धब्बे क्या है? मीरा ने चिल्लाकर कहा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें लगता है मेरा किसी और लड़की से कुछ चक्कर है? वरुण ने चिल्लाकर कहा। वरुण, मीरा कुछ बोल पाती इससे पहले ही वरुण का हाथ उठ चुका था। मीरा बेड पर जा गिरी। वो आंखों में आंसू भरे बहुत ही दयानी भाव से वरुण को देख रही थी। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मीरा, और तुम मुझ पर शक कर रही हो, वरुण ने गुस्से में कहा, मगर उसका गला भारी हो चुका था।
वो भड़ाक की आवाज से दरवाजा बंद करके अपनी कार लेकर कहीं जा चुका था। मीरा बार बार वरुण को फोन लगा रही थी, मगर वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। रात हो चुकी थी। उस दिन वरुण काफी देर से घर आया। वरुण की आहट पाते ही मीरा भागकर उसके पास गई और उसके चेहरे को छूकर पूछते जा रही थी, तुम ठीक तो हो ना वरुण? हाँ, छोटा सा जवाब देकर वरुण अपने कमरे में चला गया। मीरा वरुण के पास जाकर बैठ गई। वरुण बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। वो वरुण के बालों को सहलाने लगी। दोनों ही आंखों से आंसू बह रहे थे। वरुण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसलिए मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। मगर वरुण, काश मैं तुम्हारे प्यार पर इतनी खुदगर्ज न हुई होती। मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया है। मीरा ने रोते हुए कहा तो वरुण ने उसे अपने गले लगा लिया। तुम कभी कृष्णागढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी। वरुण ने शांत होकर मीरा से कहा, तुम जानते हो? मीरा मुश्किल से इतना ही कह पाई, उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था मीरा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। उस दिन मैं अपने ससुराल वालों से मिला था। अंतिम वाक्य वरुण ने कड़वाहट के साथ कहा और आगे कहना जारी रखा। आए थे ससुर जी, लंबे दांत और नीली आंखों वालों की पूरी फौज लेकर आए थे। तुम्हें मांग रहे थे, मगर जब मैंने मना कर दिया तो मेरी अच्छे से खातिरदारी करके मुझे 1 महीने का वक्त देकर वापस लौट गए। वरुण ने मीरा को पूरी बात बताई। नहीं वरुण, वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें ले जाने आए थे। उन्हें लगा होगा कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तो मैंने तुम्हें भी अपने जैसा एक वैम्पायर बना दिया होगा। मगर उन्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये करीबन 250 साल पुरानी बात है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों की काफी बड़ी जनसंख्या वैम्पायर यानी रक्त पिशाच हुआ करती थी। वैम्पायर कभी मरते नहीं, बस सालों तक सदियों तक यूं ही खून की प्यास लिए भटकते रहते, जब तक कोई उनका शरीर नष्ट न कर दे। पिताजी कृष्णागढ़ के महाराजा हुआ करते थे। उन्होंने पीटर, जो कि उस वक्त कृष्णागढ़ की बागडोर संभालने वाला था, से आम जनता को उसकी हित को देने की बात उठाकर खुद मुसीबत मोल लेता था। पीटर को पिताजी की बात बहुत बुरी लग गई। जिस जनता के लिए पिताजी ने उससे झगड़ा किया था, उसी ने रातों रात उसी कृष्णागढ़ की जनता को रक्त पिशाच में बदल दिया। वो खुद भी एक पिशाच था, सो उसे ये काम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगी। हमारा पूरा परिवार भी रक्त पिशाच में बदल चुका था। जीते जी साफ दिल के पिताजी वैम्पायर बनने के बाद और इंसान के खून के प्यासे हो गए थे और कुछ ही समय बाद वैम्पायर का काला साम्राज्य बन चुका था। मगर उन सबसे अलग ही थे। मैं कभी इंसानी खून नहीं पीती थी, इसलिए वैम्पायर जाति पर कलंक कहकर पिताजी ने मुझे अपने समाज से निकाल दिया। मगर वैम्पायर साम्राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए कोई न कोई वैम्पायर हमेशा मुझ पर नजर रखे रहता। जब मेरी शादी तुमसे हुई तो सबको उम्मीद लगी कि मैं किसी रक्त पिशाच को जन्म दूंगी ही, साथ ही साथ तुम्हें भी अपने जैसा ही वैम्पायर बना चुकी होंगी, इसलिए वो सब तुम्हारे पीछे थे। तुमसे मुझे मांगना तो केवल हमारी जिंदगी में और नजदीकियों से दखल देने की एक साजिश थी। मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। तुम्हें ले जाने के लिए ही वो बार बार किसी न किसी वैम्पायर को भेजते हैं। न्यूज़पेपर में मरा हुआ वो लड़का उसमें से ही एक था जिसे मैंने मार दिया था, उसका सिर काटकर नष्ट कर दिया था उसे। वरुण, वो तुम्हें अपने जैसा बनाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, मगर मैं अपने वरुण को एक दरिंदा, एक वैम्पायर कभी नहीं बनने दूंगी, कहकर मीरा ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे खो देने के डर से कांप रही थी। तुम डरो मत मीरा, मुझे कुछ नहीं होगा। वरुण ने मीरा का सर सहलाया। मैं एक वैम्पायर हूँ, तुम ये सब जानकर भी मुझसे प्यार करते हो? मीरा ने सिसकते हुए पूछा। तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी झूठा नहीं था मीरा, ये मैं जानता हूँ। इतना कहकर वरुण ने भी मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। वरुण, वो आ गए, मीरा ने डरते हुए कहा। ये इंसानी घास फूस खाकर मुझसे उनसे लड़ने की ज्यादा शक्ति नहीं है।
मीरा हड़बड़ाते हुए उसे खोज रही थी और कुछ ही देर में उसका हाथ में एक पुरानी मगर तेज धारदार तलवार थी। बाहर उनके दरवाजे पर भयानक दस्तक देने की आवाज आ रही थी और वरुण और मीरा के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वो मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। अगले ही पल धड़ाम की आवाज से दरवाजा टूट चुका था। 3 इंच लंबा और गहरी नीली आंख वाले उन पिशाचों की संख्या 50 के करीब थी। मीरा वरुण का हाथ पकड़कर किसी ढाल की तरह उसके सामने खड़ी हुई थी। एक एक कर उन्होंने वरुण और मीरा को घेर लिया था। मीरा की आंख भी अब गहरी नीली हो चुकी थी और उसके लंबे सफेद दांत होठों से ऊपर बाहर निकल चुके थे। वरुण ने पहली बार मीरा को इस रूप में देखा था। वो हवा की गति से कईयों वैम्पायर का गला काटते जा रही थी और उनका खून पीते जा रही थी। एक हाथ से वो वरुण का हाथ पकड़े हुई थी और दूसरे हाथ से वो उन वैम्पायर का गला काटते जा रही थी। तभी एक दर्द भरा स्वर उसके कानों में गूंज उठा। वरुण जमीन पर निर्जीव पड़ा हुआ था। मीरा के पिता ने उसका सारा खून चूसकर उसे भी अपने जैसा एक पिशाच बनाने का काम कर दिया था। मीरा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी, मगर अगले ही पल उसने हिम्मत भरी और अपने हाथ में पकड़ी तलवार से पहले वरुण का और फिर एक ही झटके में अपना गला काट दिया। वरुण और मीरा मर चुके थे, मगर उन वैम्पायरों को हराकर वो वरुण को अपने जैसा एक वैम्पायर बनाना चाहते थे, मगर उन्होंने मीरा को खोकर एक और वैम्पायर खो दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।